हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है इसमें आज हम देखेंगे कक्षा 8 अध्याय 3 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो इसमें पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एक आकृति नजर आ रही है जो कि एक चतुर्भुज है। इसमें यहाँ पर जो ये x है ना इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमें पता है कि अगर अपने पास कोई चतुर्भुज होता है तो उसके चारों कोणों का योग 360 होता है ना। तो तीन कोण हमें पता है। अगर मैं इन चारों कोणों को जोड़ूं यानी कि x जमा में कितना 30 डिग्री जमा में कितना 110 डिग्री फिर कितना 80 डिग्री, तो इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों को तो कितना आएगा 360 आएगा। तो यहाँ से x प्लस, ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो 30 और 110 हो गया 140। 140 में 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220 बराबर कितना है 360। तो 220 उधर जाएगा माइनस में क्योंकि जो चीज़ इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगी। तो 360 माइनस कितना 220, यहाँ से कितना बच जाएगा 140। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे की। देखो यहाँ पर जो ये दूसरा प्रश्न है इसमें फिर से हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पे एक त्रिभुज है और तीनों ही कोण x x x हैं, मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ दूं, पहला x है दूसरा भी x है तीसरा भी x है, हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है ना इसके तीनों कोणों को जोड़ के आता है 180। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो यहाँ पे x x x कितनी बार x हो गया 3 बार x, तो 3x बराबर 180 है। तो x बराबर कितना 180 बटे में 3 यानी कि कितना 60, काटोगे तो कितना आएगा 60। तो x का मान यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 3, इसमें हमें एक पंचभुज दिया गया है जिसका प्रत्येक कोण x डिग्री का है। हमें बताना है x कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचभुज होता है इसके सभी अंतः कोणों को अगर हम जोड़ें तो हमें कितना मिलता है, तो हमें मिलता है 540। ठीक है, हमें कितना मिलता है 540। अगर मैं इसका प्रत्येक अंतः कोण जोड़ूं तो 1 2 3 4 5, 5 बार x आ गया यानी 5x बराबर 540। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होती है कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या आएगा, तो याद करो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है ना, हल्का सा याद दिला देता हूँ। n-2 गुणा में 180 ये फॉर्मूला होता है किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए, जहाँ पे n होती है भुजाओं की संख्या। मतलब अगर आप ये भूल गए हो कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5, n की जगह 5 रख दो। 5 में से 2 घटाया जो भी आएगा उसे 180 से गुणा करेंगे। 5 में से 2 हो गया 3, 3 गुणा में 180, 18 या 54 यानी कि 540। ठीक है, इसी तरह से अगर ये षटभुज होता या जो भी होता, जितनी भुजाएं यहाँ पे आप n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला लगाओ, n की जगह पे भुजाओं की संख्या रख दो, आपको अंतः कोणों का योग मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यानी कि टोटल हमने सारा देखा तो 5x मिला और हमें पता है कि अंतः कोणों का योग अगर ये पंचभुज है तो 540 होगा। तो x बराबर कितना 540 बटे में क्या चला जाएगा 5, इसको आप काटोगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 फिर 4 मिलाना पड़ेगा, भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ाओगे, 5 अट्ठे 40 यानी कि x का मान यहाँ पर कितना आएगा 108 डिग्री। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो जो अगला प्रश्न है इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x अब यहाँ पे बाहर है, बाह्य कोण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोई भी बहुभुज हो चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो पंचभुज हो, बाह्य भुज के सभी कोणों का योग हमेशा 360 आता है। जैसे अंतः कोणों का योग तो बदलता रहता है, त्रिभुज में 180 था, चतुर्भुज में 360 हुआ अंतः कोणों का योग, है ना। पंचभुज में हमने देखा भी 540 हुआ अंतः कोणों का योग। लेकिन अगर हम बाह्य कोणों की बात करें, बाहर वाले कोणों की बात करें, तो उनका योग हमेशा 360 होता है। लेकिन बाह्य वाले हम पहचानते कैसे, ध्यान रखना। बाह्य का मतलब है, जैसे अभी त्रिभुज का उदाहरण लूँ
तो त्रिभुज की आपने कोई एक भुजा बढ़ा दी, ठीक। अब एक बढ़ाई हुई भुजा और एक जो दूसरी भुजा इधर नहीं बढ़ रही, यानी कि ये वाली, इसके बीच का कोण लोगे पहला। दूसरा कोण कैसे आएगा, जो आपने इधर नहीं बढ़ाई थी अब आप उसको उधर बढ़ाओगे और दूसरी वाली को नहीं बढ़ाओगे, तो जो ये नहीं बढ़ाई थी और जो ये बढ़ाई है इसके बीच का कोण। अब जो ये भुजा इधर नहीं बढ़ाई अब इसको इस तरफ बढ़ाओगे और जो ये नहीं बढ़ाई इसके बीच का कोण, इनको ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। तो जो ये बाह्य कोण है इनको अगर हम जोड़े तो हमेशा 360 आएगा, चाहे जो भी बहुभुज हो। यानी कि इसको अगर मैं जोड़ूँ 125 और 125 250, 250 में x जोड़ो, कितना हुआ 250 में x जोड़ो, हमेशा आपको कितना मिलना चाहिए 360। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 360 में से 250 माइनस गया। 250 कैसे आया था, इसको इसको जोड़ के, ठीक है। तो इनको घटाओगे तो कितना 110 मिल जाएगा। तो x का मान हो गया 110, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ABCD क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज। इसमें मुझे x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूंगा, देखो सबसे पहली बात कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि जितना कोण C होगा उतना ही कोण A होगा, यानी कि कोण C बराबर कोण A। आप लिख सकते हो चाहो तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण C जो है उसका मान क्या है, x है, और कोण A जो है उसका मान कितना है 50। तो x तो सीधा सीधा 50 हो गया। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं कोण A और कोण D को जोड़ूं, कोण A और कोण D को जोड़ूं तो इनको जोड़ के हमेशा आता है 180, ठीक है। इसका नियम आपको याद रखना है, चाहे आप ऐसे याद रख लो कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके साथ वाले कोण, मतलब एक शीर्ष के बाद जो दूसरा शीर्ष आएगा, चाहे इधर चाहे उधर, इनको जोड़ के आता है 180। चाहे आप ऐसे याद रख लो कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके समांतर होगी, तो समझ लो तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। या फिर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो होते हैं, ठीक है, साथ साथ वाले, उनका योग 180 होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे A का मान कितना है 50, D का मान कितना है y, बराबर कितना है 180। तो 50 माइनस में जाएगा, 180 में से 50 गया 130 बचा, ठीक है। तो y भी निकल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसे बोला गया यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P 60 डिग्री है तो बाकी सभी कोण बता दो। तो इसको बताना आसान है, सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यार कोण P 60 है, बाकी सारे कोण बताने हैं और ये समांतर चतुर्भुज है। तो पहली बात तो R आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण R जो होगा वो कोण P के बराबर होगा। आप यहाँ कारण में चाहो तो लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब मुझे R निकालना था, P मुझे पता है 60, तो P की जगह 60 लिख दिया, P के नीचे क्या लिख दिया 60, क्योंकि P के मान 60 है, ठीक। अच्छा ये पता है। अब देखो, अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, तो इनको जोड़ के कितना आएगा 180। तो यानी कि कोण P प्लस में कोण S कितना 180, कारण में लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ठीक। तो कोण P कितना है 60, जहाँ में कोण S बराबर कितना है 180, तो कोण S कितना हो जाएगा 60 उधर गया, 180 में 60 गया 120, ठीक है। कोण S पता लग गया 120। अब जैसे ही आपको कोण S पता लगा 120, जितना S होगा उतना Q होगा, क्योंकि ये सामने सामने के कोण है। तो सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ कि कोण Q भी कितना आ जाएगा 120 ही आ जाएगा, ठीक, क्योंकि सामने वाले कोण बराबर होते हैं अगर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो। यहाँ पे बोला गया समांतर चतुर्भुज ABCD में x व y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या बोलेंगे यार, देखो हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो ये टुकड़ा है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना है y + 7 और ये कितना है 20, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए था, यानी कि इसका मान भी 20 ही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
y प्लस 7 बराबर आएगा 20 के। कारण में आप क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो ये विकर्ण है, तो मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। तो पहले मैंने y प्लस 7 बराबर कितना रखा 20, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 7 जाएगा माइनस में, यानी कि 20 में से 7 घटाओगे y बच जाएगा 13। ठीक है, मान लो अगर ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर होगा, जो भी है, यहाँ यूनिट नहीं लिखी तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसके अलावा दूसरे वाले पे आ जाओ यार, जितना बड़ा ये टुकड़ा होगा उतना बड़ा ये टुकड़ा होगा। फिर से वही कारण है कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितना है x प्लस वाई, और ये कितना है x प्लस वाई जो है ये कितना है 16, तो इसके बराबर होना चाहिए। y का मान हमें 13 पता है, यानी कि x जमा 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 माइनस 13 यानी कि 3। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर चतुर्भुज MNOP में x व y ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें मुझे x बताना है, y बताना है। ठीक, तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो mn जो होगा वो PO के बराबर होगा। सीधा सीधा लिख सकता हूँ, mn जो होगा वो PO के बराबर होगा। कारण में लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो mn का मान कितना है 2x। ठीक है, तो mn का मान मैंने लिख दिया 2x। PO का मान कितना है 40। ठीक है, मान लो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मान लो। ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया। तो 2x बराबर 40 है, तो x बराबर कितना 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा। x का मान पता लग गया। इसी तरह से y कैसे निकालेंगे, जितना PM होगा उतना ही बड़ा ON होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो PM कितना है 3y माइनस 2, ON कितना है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो यार, 3y बराबर कितना, 2 माइनस में उधर प्लस में जाएगा, 30 प्लस 28 प्लस 2 30, और y बराबर 30/3 कितना हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला देखो, अगला जो है इसमें बोला गया निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। ठीक है, पहला क्या है उत्तल चतुर्भुज, फिर क्या है समषड्भुज, फिर क्या है एक त्रिभुज। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, याद रखना, विकर्णों की संख्या जो होती है ना, अगर आप वैसे तो चतुर्भुज में हमें पता है 2 विकर्ण होंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जैसे षड्भुज में हमें याद रखना पड़ेगा, या फिर बना के फिर हम काउंट करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो कि विकर्णों की संख्या जो होती है वो होती है n-3 डिवाइड बाई 2, जहाँ पे n है भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भुजाओं की संख्या, मतलब अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, n भुजाएं हैं, तो n की जगह पे n रख दो यहाँ पे। ठीक है, आपको विकर्णों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले केस में बात करूं a में, तो a में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, n की जगह 4 रख दो। हालांकि आपको पता है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, बट फिर भी एक बार रख के देखो। ठीक है, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहले केस के लिए, ठीक है, इसको सही से लिखता हूं थोड़ा मैं, पहले केस के लिए n कितना है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने n की जगह 4 रखा, तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, गुणा में 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, 2 गुणा 1 यानी 2। तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। आपको पता है कि चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों की संख्या कितनी आई 2 आई। ठीक है, इसी तरह से समझो, अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, यानी कि इसके पार्ट बी की, तो पार्ट बी में षड्भुज है। षड्भुज के लिए n कितना हो जाएगा, षड्भुज के लिए n हो जाएगा 6। पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि षड्भुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो मतलब n की जगह 6 रखोगे। तो यहाँ मैंने रखा 6 में से गया 3,
बटे में है 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 लिख दो, गुणा में 6 में से 3 घटाया 3 बचा, तो 3 गुणा 3 कितना 9, यानी षडभुज में टोटल 9 विकर्ण होंगे। षडभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 9। ठीक है, ऐसे ही आप त्रिभुज के लिए 3 रखोगे n की जगह। अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, ठीक है, यानी कि अब मैं बात करूं सी वाले हिस्से की, तो वैसे तो पता है हमें त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, बट फिर भी अगर इस फॉर्मूले से करके दिखाऊं तो त्रिभुज के लिए सी पार्ट के लिए n बराबर है 3, यानी भुजाओं की संख्या 3 होती है, तो यहाँ रख दो, n की जगह रखा 3, फिर n 3 माइनस 3 बटे में 2। तो देखो यार 3 माइनस 3 जीरो होगा, 0 गुणा 3 0 डिवाइड बाई 2 0, सब कुछ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, चलो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे माना प्रत्येक आसन्न कोण, माना प्रत्येक आसन्न कोण बराबर x। ठीक है, मतलब कोई भी आसन्न कोण ले लो यार इसका, जैसे एक ये वाला आसन्न का मतलब साथ साथ वाले, चाहे ये और ये लो, चाहे ये और ये लो, कोई सा भी ले लो। तो मैंने मान लिया ये दोनों आसन्न कोण है, और क्योंकि आसन्न कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप बराबर होगी। तो मतलब एक को अगर मैं x मानूंगा, मान लो दूसरा भी x ही होगा। ठीक है ना, तो मुझे पता है यार कि अगर a और d आसन्न कोण थे तो मैं a और d को जोड़ूंगा तो आएगा 180। क्यों, अभी मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 होता है। पहला कोण अगर x है तो दूसरा भी x ही होगा, a और d, क्योंकि दोनों बराबर दिए गए हैं। तो x और x कितना 2x बराबर कितना 180, तो x बराबर कितना 90। x जैसे ही 90 आया, अब मुझे पता है a कितना होगा 90, क्योंकि a x था। ठीक है ना, आप लिख के दिखा देता हूँ, a क्या था x था, तो a भी कितना होगा 90 ही होगा। ठीक है, a x था। ऐसे ही जो b है वो भी x है। ठीक है, तो यानी b भी 90 होगा। ठीक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 हो जाए तो आयत बन जाता है, तो पक्की बात है सारे ही 90-90 होंगे। नहीं तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो कि जो b है वो भी d के ही बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो b भी कितना, d कितना आया 90, तो ये भी 90। इसी तरह से c भी आपको 90 मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, जैसे ही आपसे दिखा कि एक कोण 90 हो गया और ये समांतर चतुर्भुज था, तो आप सीधा बोल दो समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण भी 90 हो जाए तो वो आयत बन जाता है, मतलब उसके बाकी के 90 अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही कोण 90-90 डिग्री के होंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया RIC एक सम चतुर्भुज है। आप देख सकते हो RICE एक सम चतुर्भुज है। इसमें बोला गया है कि भैया x, y और z का मान ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये x है इतना, ठीक है, ये y है इतना और ये z है इतना। हमें इनका मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है, मतलब हमें कारण बताना है जो भी हमने किया वो ऐसा क्यों किया। तो यार देखो, सबसे पहले चलो x की बात करते हैं। x क्या है, इसकी लंबाई, EO की लंबाई। तो यार देखो x सीधा सीधा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा E से लेके O, यानी ये बिंदु O है, जितना बड़ा EO होगा उतना बड़ा OI होगा, और जो y है वो सीधा सीधा 12 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा CO होगा उतना बड़ा RO होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब लंब भी होंगे और समद्विभाजित भी करेंगे। लंब से भी हमें कोई मतलब नहीं है, समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। जहां पर ये काटेंगे वो आधा आधा कर देंगे एक दूसरे को। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ यार कि x बराबर कितना है 5 है और y बराबर कितना है 12 है। क्यों है, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, क्योंकि हमें अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर से समझा देता हूँ, ये एक विकर्ण है, ठीक है, इसको अलग कलर से
लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से समझ लो इसको समझ में ना आया हो कि भैया ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, इन दोनों ने यहाँ पे काटा तो ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये टुकड़ा इसके बराबर होगा। इस टुकड़े को इन्होंने x बोला और इस टुकड़े को 5, तो x 5 के बराबर होगा। इस टुकड़े को इन्होंने 12 बोला, इसको बोला y, तो y सीधा सीधा 12 के बराबर होगा। ठीक, इसके अलावा हमें z भी निकालना था, तो z देखो ये z क्या है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है ना। और हमें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं यार, z क्या होगा, यहाँ पे भुजा की लंबाई 13 दे रखी है, इधर z दे रखी है, तो z भी 13 ही होगा। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि हमें अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है, हम लिखेंगे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का माप बराबर होता है। इसीलिए अगर एक 13 है तो सारे ही 13 होंगे, तो मतलब z भी 13 ही होगा भाई। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।